हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज की वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं 109A का बुक का संपूर्ण निचोड़। इस वीडियो में आप सभी लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को समझना। सबसे पहले समझते हैं शिक्षा क्या होता है। एजुकेशन, शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्ष प्लस साक्ष्य। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना तथा साक्ष्य का अर्थ होता है अनुशासन में रखना। वहीं दूसरी भाषा में देखते हैं, दूसरे शब्दों में एजुकेशन शब्द शिक्षा का इंग्लिश वर्ड है जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। ये लैटिन भाषा के एजुसियर से बना है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको, जहाँ ई का अर्थ होता है अंदर से, डूको का अर्थ होता है बाहर की ओर निकालना। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा का अर्थ होता है बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, या अंतर्निहित या छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। अब शिक्षा की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। शिक्षा की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया होती है, द्विमुखी एडम्स ने बताया था, त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डेवी ने बताया था, बहुमुखी प्रक्रिया। शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट समझते हैं विशिष्ट शिक्षा के बारे में। यहाँ शिक्षा का तमाम प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग अपना डिफिनेशन दिया है। जैसे अरस्तु ने दिया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अब विशिष्ट शिक्षा को समझते हैं। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालक के लिए होती है। यह शिक्षा शास्त्र की शाखा है। इसमें सामान्य बालक से अलग होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालक से कुछ अलग होते हैं, शारीरिक मानसिक सभी दृष्टि से कुछ अलग होते हैं। इसका विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य देखते हैं। विशिष्ट बालकों की पहचान करना, विशिष्ट बालकों के शक्ति या कमजोरी की पहचान करना, विशिष्ट शिक्षक व सामान्य शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित करना विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। अब यहीं समझ लेते हैं विशिष्ट शिक्षा के बारे में और फैक्ट को। यह बालक के मुख्य धारा से हटकर ही रहता है। विशिष्ट शिक्षा अधिक खर्चीला होता है। इसमें पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां अलग अलग होती हैं। अब समझते हैं विशिष्ट शिक्षा के महत्व को। विशिष्ट शिक्षा के महत्व क्या है। विशिष्ट बालक की समस्या के समाधान में विशिष्ट शिक्षा का विशेष महत्व है। समाज में समायोजन करने में, बालक को आत्मनिर्भर बनाने में, बालक की शिक्षा व्यवस्था में सहायता करने में, शिक्षा प्रदान करने में, शिक्षकों की सहायता करने में, बालकों को आत्मविश्वासी बनाने में, तथा ये विशिष्ट शिक्षा जो है इसमें बिना किसी भेदभाव के बालकों को शिक्षा दी जाती है। अब आगे समझते हैं समावेशी शिक्षा को, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। शारीरिक दोषयुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना व निर्धारण करना, बालक के असमर्थता का पता लगाना, विकृति युक्त बालक का पुनर्वास करना, शिक्षण समस्याओं में जानकारी। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके समस्याओं में जानकारी लेना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसकी विशेषता को भी देख लेते हैं। सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा, विभिन्नताओं की पहचान, विशिष्ट शैक्षिक जरूरतें वाले बच्चों की स्वीकृति व समर्थन करना, शिक्षा एक मौलिक अधिकार, सुदृढ़ नीतियों व नियोजन, विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन। कार्यक्षेत्र, समावेशी शिक्षा के कार्यक्षेत्र को भी देख लेते हैं। अस्थिर बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, मानसिक मंदता बालक, अपंग बालक, अधिगम असमर्थी बालक। समावेशी शिक्षा के महत्व को भी समझ लेते हैं। शैक्षिक वातावरण, कम खर्चीला, मानसिक विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, समानता का सिद्धांत, प्राकृतिक वातावरण, कम प्रतिबंधित पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां जो हैं बालक केंद्रित होती हैं समावेशी शिक्षा में। अब आगे समझते हैं विकलांगता क्या होता है।
ये जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी, ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ये दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक को 4 वर्गों में बांटा गया, मानसिक को 2 श्रेणियों में बांटा गया। मानसिक में अधिगम, असमर्थी और मंदबुद्धि हो जाएगा। अब बाधिता को भी देख लेते हैं। बाधिता 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी बाधिता, आंशिक बाधिता और अस्थायी बाधिता। अपंगता यानी कि हैंडीकैप। अपंगता जो है, बाधिता के कारण विकलांगता होते हैं और विकलांगता के कारण ही अपंगता होते हैं। एजुकेशन ऑफ एक्सपेशनल चिल्ड्रेन, ये किसने लिखा है? डॉक्टर के.वी. पांडा ने। समझते हैं आगे स्क्रीनिंग और रेफरल के बारे में। स्क्रीनिंग जो है बालक के विकास की देरी को पहचान का कार्य करता है। अब इसके उद्देश्य, स्क्रीनिंग और रेफरल के उद्देश्य को समझ लेते हैं। बालक की कठिनाइयों की पहचान करना, ये औपचारिक मूल्यांकन करता है, परामर्श की व्यवस्था करता है, कम प्रतिबंधात्मक वातावरण। ये जो है इसमें अमेरिका विकलांग शिक्षा अधिनियम में विकलांगता के समर्थन किया गया था। कितने श्रेणियों के लिए? 13 श्रेणियों के लिए। कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का संबंध किससे होता है, इसको भी समझ लेते हैं। बालकों के अधिकारों की रक्षा, बालकों की शिक्षा व्यवस्था से, बालकों की कमजोरियों की समीक्षा से। नेक्स्ट समझते हैं शीघ्र हस्तक्षेप। ये क्या होता है? शीघ्र हस्तक्षेप को जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के लिए माना गया है। लक्ष्य और उद्देश्य को समझते हैं। लक्ष्य जो है, अक्षमता के प्रभाव को कम करना, बच्चों के विकास के दर में तेजी लाना, बालकों में नए व्यवहार व कौशल अधिग्रहण को बढ़ाना। शीघ्र हस्तक्षेप को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके 4 मॉडल हैं। मॉडल को देख लेते हैं, कौन कौन से मॉडल हैं। गृह आधारित मॉडल, केंद्र आधारित मॉडल, गृह केंद्र आधारित मॉडल, माता पिता परामर्श मॉडल। ये 4 मॉडल हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, शीघ्र हस्तक्षेप के कितने मॉडल हैं? तो 4। मुख्य धारा, आप समझ लेते हैं इसको। शिक्षा की मुख्य धारा के प्रत्यय का श्रेय किसको दिया गया है? सैमुअल ग्रिडले होवे को। ये जो अमेरिका के थे, मुख्य धारा का प्रारंभ 1975 में प्रारंभ किया गया था। हॉल, हॉर्न एवं कॉफ ने मुख्य धारा की 3 प्रविधियां बताई हैं। पहला एकीकरण, दूसरा शैक्षिक नियोजन व प्रोग्रामिंग और तीसरा उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। अब समझते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अनुदेशात्मक कार्य, जो उपचारात्मक शिक्षण है, यह एक प्रकार का अनुदेशात्मक कार्य और निदानात्मक प्रक्रिया है। इसकी प्रविधियों को भी समझ लेते हैं। निर्देश देना, ग्राफिक संगठन, स्मृति विज्ञान, बहुसंवेदी निर्देश, सकारात्मक प्रभाव प्रदान करना, लक्ष्यों के लिए स्पष्ट दृष्टि। अब आगे समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा आप लोगों के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने की समस्या। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन की समस्या। डिस्क्लेकुलिया क्या है? गणित की समस्या। ADHD ये क्या है? ध्यान को नियंत्रित करने में परेशानी, यानी ध्यान से संबंधित समस्या के लिए है ADHD। कार्यकारी समारोह कठिनाइयाँ, ये संगठन के साथ समस्याओं से है संबंधित है। अब समझते हैं शिक्षा में सार्वभौमिकरण। शिक्षा में सार्वभौमिकरण, ये धारा 45 में है। निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के धारा 45 में। और इसकी 3 अवस्थाएं हैं। सार्वभौमिकरण हेतु प्रावधान, प्रवेश का सार्वभौमिकरण, अवधारणा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा में सार्वभौमिकरण के महत्व या आवश्यकता को भी समझ लेते हैं। साक्षरता के प्रसार में सहायक, सामाजिक विकास में सहयोग प्रदान करना, व्यवसायिक सफलता के विकास में सहायता देना, राष्ट्रीय विकास करना, लोकतंत्र की सफलता को बनाए रखना, दैनिक जीवन की सफलता हेतु इसका विशेष महत्व है। यही कुछ एग्जाम में आने वाले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ऐसे जैसे पूछा जाता है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब आया? 4 अगस्त
2021 को। राममूर्ति कमेटी की संस्तुतियाँ कब की है? 1992। सर्व शिक्षा अभियान नवंबर 2000। अब समझते हैं संसाधन कक्ष। संसाधन कक्ष जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सन प्लस साधन। सन का अर्थ होता है सहित, साधन का अर्थ है सामग्री। संसाधन कक्ष जो है इसको संपूरक कक्ष भी कहा जाता है। विशिष्ट संसाधन कक्ष का प्रयोग दिव्यांग बालकों के लिए किया जाता है। विशिष्ट संसाधन कक्ष में एक समय में अधिकतम 5 बालकों का प्रवेश किया जाता है। संसाधक शिक्षक जो है स्रोत शिक्षक या विशेषज्ञ शिक्षक इसको कहा जाता है। परिभ्रामी शिक्षक को विजिटिंग या पेरिपेटिक शिक्षक भी कहा जाता है। इसकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। परिभ्रामी शिक्षक की उपचारात्मक शिक्षक की व्यवस्था, बालकों को उनकी विशिष्टता से अवगत कराना, विभिन्न क्रियाकलापों में प्रशिक्षित करना। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट क्या है। फ्रेडसन ने क्या कहा है इसको समझ लेते हैं। फ्रेडसन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981, विश्व विकलांग दिवस 1992, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। दिव्यांग विद्यार्थी हेतु आरक्षण 4% की गई है। सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों, निर्योग्य बालकों के लिए पहला विद्यालय कब खोला गया, कहाँ खोला गया? फ्रांस में। फ्रांस में निर्योग्य बालकों के लिए पहला विद्यालय कब खोला गया? 1760 में। भारत में बधिर बालकों के लिए प्रथम विद्यालय 1983 में खोला गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगता का प्रतिशत 2.21 था। अब आगे समझते हैं यूनिट 2 लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं POA प्लान ऑफ एक्शन 1992। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय आयोग जिसको कहा जाता है, ये किसकी अध्यक्षता में की गई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। उसके बाद 23 सितंबर 1992 को मुदालियर कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की गई। फिर 14 जुलाई 1964 यानी कि कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग, ये किसकी अध्यक्षता में की गई? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसका प्रतिवेदन 29 जून 1996 को की गई थी, जिसमें शिक्षा एवं राष्ट्रीय नीति के रूप में इसमें 17 सदस्य थे। अब नेक्स्ट 1968 की राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव प्रकाशित, इस किसकी अध्यक्षता में? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, जिसका शिक्षा संरचना प्रणाली था 10+2+3। इसमें सबसे पहले शिक्षक की बात की गई थी, कंप्यूटर शिक्षक की। 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, इसका मुख्य योगदान मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसकी स्थापना 1987 में की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा राममूर्ति समिति ने 1990 में की और इसका प्रतिवेदन 12 खंडों में प्रस्तुत किया गया था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेष सूची को देख लेते हैं। बुक में एकदम लाइन से सीक्वेंस वाइज डिटेल में दिया है, तो समझ लेते हैं। इस भूमिका भाग 1 में भूमिका है, भाग 2 में शिक्षा का सार एवं उसकी भूमिका है, भाग 3 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, भाग 4 समानता के लिए समीक्षा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, भाग 5 तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना, भाग 8 में किया गया है। भाग 9 में शिक्षक की बात की गई है, भाग 10 में शिक्षा का प्रबंध है, भाग 11 में संसाधन तथा समीक्षा और भाग 12 जो भविष्य की बात की गई है। भाग 2 को समझ लें। भाग 2 में क्या कहा गया है? शिक्षा का सार और उसकी भूमिका
और भाग 2 जो है इसमें सबके के लिए शिक्षा है। भाग 3 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें शिक्षा संरचना प्रणाली थी 10+2+3। भाग 4 में समानता के लिए शिक्षा की बात की गई है। अब आगे समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या 1992 के मुख्य बिंदु। 1992 यानी POA प्लान ऑफ एक्शन, ये 19 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में लागू किया गया था। दृष्टिबाधित बालकों हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ था? देहरादून, जिसमें भारतीय ब्रेल लिपि का विकास किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार 1992 में प्रतिपादित शैक्षिक कार्यक्रम प्रारूप यानी प्लान ऑफ एक्शन को किया था। एक और समझते हैं, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना यानी डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश पर की गई थी। आप समझते हैं PWD एक्ट 1995, समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 या विकलांग व्यक्ति निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, यह 12 दिसंबर 1995 को पारित हुआ था और 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ था, जिसमें टोटल 14 अध्याय थे। अब अध्याय को भी समझ लेते हैं, किस अध्याय में क्या बात की गई थी। अध्याय 1 में प्रारंभिक बात यानी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू होगा। अब अध्याय 4 की बात, निःशक्तता का निर्धारण एवं शीघ्र पता लगाया जाना चाहिए। अध्याय 5 में शिक्षा की बात। अध्याय 8 में विभेद न किया जाना चाहिए और अध्याय 9 में अनुसंधान और जनशक्ति विकास। अध्याय 10 में क्या कहा गया? निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थानों को मान्यता। अध्याय 11 में बात की गई है गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था। अध्याय 13 में सामाजिक सुरक्षा और अध्याय 14 में प्रकीर्णन की बात की गई थी। आगे समझते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संवैधानिक प्रावधान को। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ जनगणना हुई थी, तो इतने लोग थे, जिसमें से विकलांग ग्रसित थे 2.21% लोग। वर्तमान में विकलांगता श्रेणी 21 प्रकार की है। विकलांगों के लिए संवैधानिक अधिकार, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में समझते हैं भारतीय संविधान के बारे में। समानता का अधिकार इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिनियम अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 से 35। विकलांगों के लिए संवैधानिक अनुच्छेद एवं प्रावधान, इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता व संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, 14 में कहा गया है। और आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 1 और 2 और 16(1) को देख लेते हैं। किसी नागरिक को चाहे वह विकलांग ही हो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) में क्या कहा गया है? भारत के किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआं, सड़क, मंदिर, होटल, दुकान आदि स्थानों पर विकलांग के आधार पर पहुंचने को प्रतिबंधित करना अपराध माना जाएगा। आर्टिकल 19(1) नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का विधान किया गया है और 21 जीवन का अधिकार यानी प्राण दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 है विकलांगों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 38(1) है राज्य का कर्तव्य सभी नागरिकों विकलांग सहित के कल्याण की सुरक्षा व संरक्षणा करे। आर्टिकल 41 है राज्य अपने सभी नागरिकों को उनकी आर्थिक उन्नति और विकास के लिए पूर्णतः सहयोग करेगा। 51 में कहा गया इसमें मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं।
11वीं जो है मूल कर्तव्य उसको जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया है 11वीं मूल कर्तव्य में? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब बात करते हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम कानून। पहला है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2011, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016। इसको समझ लेते हैं 2016 विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम को। इसमें 7 बिल प्रस्तुत किए गए 7 फरवरी 2014 को और 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा में पास किया गया। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 28 दिसंबर 2016 को किया गया। इसको बिल अधिनियमित कर दिया गया। 15 जून 2017 को लागू कर दिया गया। 28 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके बिल अधिनियम कर दिया, बिल को अधिनियम में कर दिया गया और फिर 15 जून 2017 को लागू कर दिया गया, जिसमें विकलांग की श्रेणियों का बृहदीकरण किया गया, 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। अब समझते हैं आयकर अधिनियम 1961। इसमें 4 सेक्शन थे। सेक्शन 80U और सेक्शन 80DD, थर्ड है सेक्शन 80DDD और चौथा है परिवहन भत्ता। आगे समझते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम एवं उसकी भूमिका को। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 संवैधानिक रूप भारतीय पुनर्वास अधिनियम को 22 जून 1993 को मिला। भारतीय पुनर्वास संशोधन अधिनियम 2000 में किया गया, जो राष्ट्रपति द्वारा 4 दिसंबर सन 2000 को संशोधित हुआ। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 4 सितंबर 2000 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संशोधन में बदल गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार इसको किया गया। इसमें 21 को जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 21 क में और RTE अधिनियम यानी कि शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अब समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में समझते हैं, इसको देखते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, समिति क्या थी, संगठन कब हुआ, मंजूरी कब मिली, मंत्रालय किस मंत्रालय द्वारा हुआ, इसको समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यक्ष कौन थे, पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। समिति कौन सी थी, कस्तूरी रंगन समिति। किस समिति का गठन किया गया था, जून 2017 तथा मई 2019 में समिति का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया था। कस्तूरी रंगन समिति को 2017 तथा 2019 में मई 2019 में प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया था और मंजूरी कब मिली थी, 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली थी। शिक्षा मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया था, फिर बदलकर उसको शिक्षा मंत्रालय ही नाम रख दिया गया था। ये जो है 10+2 की शिक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करके या बदल करके वर्तमान शिक्षा प्रणाली 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना प्रणाली है 5+3+3+4। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 और 3 में प्रावधान है। परिभाषाएं, सामान्य सिद्धांत, यूनिवर्सल डिजाइन सभी।
संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 4.32 को परिभाषित करता है। 4 और 3.2 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अनुच्छेद 4.3.2 को परिभाषित करता है। किसी व्यक्ति के अधिकार, विकलांग व्यक्ति के अधिकार, दोनों के अधिकारों को परिभाषित करता है। अब आगे समझते हैं 3rd यूनिट का। मानसिक मंदित बालक जिसकी आयु 70 से कम होती है, बुद्धि लब्धि। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम हो वे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। मानसिक मंदता के कारण सामाजिक संस्कृति, वचन, मंगोलिज्म, शारीरिक क्षति, संक्रमण, लघु शीर्षता जिसका IQ लेवल 25 के आसपास होता है, एक्सरे का प्रभाव, नशा, जलनशीलता, दुर्बल एक्स संलक्षण, बौनापन बौनापन का IQ लेवल होता है 25 से 50 के बीच में, टर्नर सिंड्रोम, क्लेफ-फेस्टर सिंड्रोम, ये सब मानसिक मंदिता के कारण हैं। मंगोलिज्म को भी समझ लेते हैं यहीं पे। मंगोलिज्म, इसकी पहचान डॉक्टर लाउन डाउन ने 1886 में की थी, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलता है मंगोलिज्म है? खोपड़ी जो होती है छोटी होती है, गोल व पीछे से चपटी, लंबाई कम होती है, बौद्धिक या मानसिक विशेषता, अवधान की कमियां, निम्न स्मृति स्तर, भाषा विकास, निम्न शैक्षणिक उपलब्धि। यूनिट 4 को देखते हैं। स्नेलल चार्ट क्या होता है? यह दृष्टिबाधित के लिए है। इसका सबसे पहले हर्बर्ट स्नेलल ने, फ्रांस के हैं ये, इन्होंने किया था इसका खोज। आरंभ बड़े ई अक्षर से होता है स्नेलल चार्ट का आरंभ। दृष्टिबाधित बालकों के कारण मायोपिया, हाइपरिया, इसका प्रयोग ब्रेल लिपि, ये दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि के बारे में देख लेते हैं। ये अंधों के पढ़ने लिखने की एक प्रणाली है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग लुई ब्रेली ने 1829 में किया था। ये फ्रांसीसी संगीतकार थे। ब्रेल लिपि में 6 डार्ट सेल होते हैं जो 63 भिन्न भिन्न चित्र होते हैं, जिसमें 26 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है 26 अक्षरों के लिए, बाकी 33 बिंदु चिन्हों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ब्रेल लिपि 2 प्रकार की होती है, परकिंस ब्रेलर, द स्टेट एंड स्टाइल्स। परकिंस ब्रेलर में 6 चाबियां होती हैं। अब आगे समझते हैं। दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ, जो समर्थ ना हो। मापन क्या होता है? स्नेलल चार्ट। इसका दृष्टिबाधित मापन स्नेलल चार्ट द्वारा किया जाता है। इसका वर्गीकरण आंशिक रूप से और गंभीर रूप से इसका वर्गीकरण 2 में किया गया, 2 वर्गीकरण हुआ है, आंशिक रूप से और गंभीर रूप से। विशेषता देखते हैं। भाषा का विकास। दृष्टिबाधित बालक की विशेषता 3 वर्ग में बांटा गया है। भाषा का विकास, मानसिक योग्यता, सामाजिक तथा कार्य समायोजन। कारण और समस्या को भी समझते हैं। वातावरण घटक या वंशानुक्रम, बुद्धि लब्धि का स्तर कम होना, शैक्षिक मंदिता, मंद वाणी विकास, व्यक्तित्व विक्षिप्त होना, सामाजिक समायोजन की समस्याएं। शैक्षिक प्रावधान को भी देख लेते हैं। कक्षा व्यवस्था की विधि करना, सहकारिता, पाठ्यक्रम, शैक्षिक माध्यम, संसाधन व्यवस्था, पर्यवेक्षण व्यवस्था, अध्यापक की भूमिका। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? देहरादून। दृष्टिबाधित बालक पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि से। दृष्टिबाधित बालक होते हैं। दृष्टि एक्टिविटी 20/200 होती है इनकी। दृष्टि दोष युक्त बच्चों को आकृति का ज्ञान देना चाहिए त्रियामी आकृति के स्पर्श द्वारा। अब समझते हैं
दृष्टिबाधित बालक की पहचान कैसे कैसे दृष्टिबाधित बालकों की पहचान की जा सकती है? व्यवहार द्वारा, लगातार कक्षा निरीक्षण द्वारा, शारीरिक चिन्हों के द्वारा, आँखों की जांच संबंधित टेस्ट द्वारा। अब बात करते हैं परामर्श क्या होता है। परामर्श को समझते हैं। परामर्श जो है एक प्राचीन शब्द है। परामर्श प्राचीन शब्द है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। वेबस्टर ने परामर्श का अर्थ बताया है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान। परामर्श का अर्थ वेबस्टर के अनुसार होता है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क, विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान। विली एंड एंडू के अनुसार परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। परामर्श के मूल सिद्धांत को देखते हैं। परामर्श के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं? पहला, स्वीकृति का सिद्धांत। दूसरा, उपयुक्तता का सिद्धांत। तीसरा, व्यक्तित्व के समान का सिद्धांत। चौथा, व्यक्तित्व के साथ सोचने का सिद्धांत। पांचवा, सीखने का सिद्धांत। छठवां, लोकतंत्री आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत। प्रकार, व्यावसायिक परामर्श, नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श। नैदानिक परामर्श में निदान, उपचार, प्रतिरोधन की बात की गई है। और निर्देशात्मक परामर्श, मनोचिकित्सीय परामर्श, छात्र परामर्श, नियोजन परामर्श, वैवाहिक निर्देशन या परामर्श। परामर्श के निम्नलिखित प्रकार है जो हमने देखा यहाँ पे। अब बात करते हैं निर्देशात्मक परामर्श के सोपान। विलियमसन ने इसके 6 सोपान बताए हैं। पहला, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान। पहला है विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण, निदान, फलानुमान, परामर्शदाता। अब अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में समझते हैं। इसको उन्मुख किया जाता है आत्मोपलब्धि से, आत्मसिद्धि से, आत्मनिर्भरता द्वारा। रोजर्स ने 3 विशेषताएं बताई हैं अनिर्देशात्मक परामर्श की: उपबोध केंद्रित संबंध, उचित वातावरण, भावना तथा आवेग को महत्व। अब बात करते हैं, अंतर देखते हैं परामर्श में। निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर। निर्देशात्मक परामर्श में उपबोध केंद्रित होता है और यह उपबोध अधिक क्रियाशील होता है। अनिर्देशात्मक में उपबोध केंद्रित होता है और इसमें उपबोध जो है अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट, इसमें बौद्धिक पक्ष पर बल दिया जाता है, तो अनिर्देशात्मक में भावात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। निर्देशात्मक में वातावरण नियंत्रित होता है, अनिर्देशात्मक में वातावरण स्वतंत्र होता है। और निर्देशात्मक में भूतकालीन अध्ययन होता है, तो अनिर्देशात्मक में तत्कालीन समस्याओं को प्रमुखता दी जाती है। निर्देशात्मक में कम समय लगता है, अनिर्देशात्मक में समय अधिक लगता है। निर्देशात्मक परामर्श में साक्षात्कार में उपबोधक नेतृत्व करता है। अनिर्देशात्मक परामर्श में उपबोध साक्षात्कार का नेतृत्व करता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं अंतर का। निर्देशात्मक परामर्श निर्णय उपबोधक द्वारा किया जाता है और अनिर्देशात्मक परामर्श में निर्णय उपबोध द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं समावेशी शिक्षकों, बालकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, इसके अंदर क्या क्या आता है ये देखते हैं। इसके अंतर्गत विशिष्ट बालक की पहचान, डॉक्टरी जांच, शारीरिक पुनः स्थापना, परामर्श, व्यावसायिक शिक्षण, आवश्यक पूरक सेवाएं, व्यवसाय स्थापन, अनुसरण सेवा। अब शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए परामर्श देखते हैं। दृष्टि दोष बालक, श्रवण दोष बालक, वाणी दोष बालक, गामक दोष बालक, शारीरिक दुर्बलता दोष बालक, इन सभी को लिए
परामर्श किया जाता है। प्रतिभा संपन्न या सृजनशील बालक जिनकी IQ यानी कि बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है। निर्देशन समय बातों को ध्यान करना चाहिए। प्रतिभा संपन्न या सृजनशील बातों को किन किन बातों को निर्देशन समय ध्यान देना चाहिए उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रतिभा संपन्न बालकों को मानक टेस्टों के द्वारा इनकी प्रतिभा का मापन करना चाहिए। उनकी योग्यता क्षमता तथा रुचि के अनुरूप उनको विकास करने का उच्च प्रबंध करना चाहिए। उच्चतम शिक्षण विधि द्वारा शिक्षण देना चाहिए। स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार करना चाहिए। इसे देख लेते हैं। मूर्ख बुद्धि की IQ लेवल 50 से 75 यानी 51 से 75 के बीच होती है। मूढ़ बुद्धि 26 से 50, जड़ बुद्धि 25 से कम यानी 0 से 25 के बीच में जड़ बुद्धि वाले आते हैं। सम आयु समूह की भूमिका, इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक को लिया जाता है। इस सम आयु समूह में जो बालक होते हैं टोली या समूह में रहना चाहते हैं। इसमें टोली या समूह बनाने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, इसलिए इसको टोली अवस्था या गैंग एज भी कहा जाता है। सम आयु समूह रचना पर लिंग व व्यक्तिक भेद का भी प्रभाव देखा गया है। परिवार यानी कि फैमिली जो है राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहले छोटा और मूल सामाजिक समूह परिवार होता है। परिवार की विशेषता को देखते हैं। सार्वभौमिकता पाई जाती है, सीमित आकार होता है, परिवार एक उत्तरदायित्व होता है, सामाजिक संगठन का केंद्र, सामाजिक गुणों का पालना, जन्मजात प्रवृत्तियां परिवार आधार के रूप में होती हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में परिवार की भूमिका, क्या क्या भूमिका है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में उसको देखते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास का अभिकरण, नैतिक विकास के अभिकरण के रूप में सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, नागरिक विकास, इन सारे जितने पॉइंट बोले सब में परिवार का विशेष महत्व होता है, भूमिका होती है। क्लेयर के अनुसार क्लेयर ने क्या कहा है, परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है। अब बात करते हैं समुदाय की भूमिका। समुदाय क्या होता है? यह शारीरिक विकास, समुदाय की भूमिका क्या है बालकों के लिए? शारीरिक विकास में मानसिक विकास, चारित्रिक व नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यवहारिक एवं औद्योगिक विकास, आध्यात्मिक विकास। समुदाय का विशेष महत्व है। समुदाय शब्द का इंग्लिश वर्ड कम्युनिटी होता है जो दो शब्द से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनस। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर यानी एक साथ, म्यूनिस का अर्थ होता है टू सर्व सेवा करना, इसलिए कम्युनिटी का अर्थ होता है टू सर्व टुगेदर मिलकर सेवा करना। अब बात करते हैं बाल अपराधी बालक के बारे में। बाल अपराधी बालक क्या होते हैं? सामाजिक व्यवस्था व नियमों के विरुद्ध बालक के कार्य को बाल अपराध कहा जाता है। बाल अपराध के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। गंभीर प्रवृत्ति के बाल अपराध, साधारण प्रवृत्ति के बाल अपराध, यौन अपराध। और बाल अपराधी बालक के विशेषताओं को देखते हैं। इसमें शारीरिक विशेषता में जैसे जो बाल अपराधी होते हैं वो हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं और स्वभाव से तीखा नकारात्मक स्वभाव के होते हैं। दृष्टिकोण की दृष्टि से नाराजगी से भरे होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बौद्धिकता से बहुत दूर होते हैं। सामाजिक संस्कृति से नियमों को तोड़ने वाले होते हैं। प्रशासन का अवहेलना करने वाले होते हैं। बाल अपराध के कारण इसके दो तत्व जो हैं अधिक प्रभाव डालते हैं बाल अपराध में कारण में। पहला व्यक्तिगत कारण, दूसरा सामाजिक वातावरणीय कारण।
जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बुक किसने लिखा है? टॉपन ने। अब नेक्स्ट क्या है? फिजिक्स क्यू एंड डेलिक्वेंसी बुक किसने लिखा है? ग्लूक एंड ग्लूक ने। ग्लूक एंड ग्लूक ने बाल अपराध के व्यक्तिगत कारणों को बताया है। बुद्धि की कमी, शारीरिक दोष, मनोवैज्ञानिक कारण, आर्थिक कारण, संवेगात्मक कारण, अनुवांशिक कारण और सामाजिक व वातावरणीय कारण इन संवेगात्मक को बताया है। अनुशासन, अन्याय, अनैतिक आचरण, मनोरंजन की कमी, समय का सदुपयोग, मुश्किल विषय, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, परीक्षाएं, अध्यापक का व्यवहार। बर्ट के अनुसार परिभाषा देख लेते क्या है? उस बालक को आपराधिक बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्ति इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाए। ये बर्ट के अनुसार है। अब देखते हैं बाल अपराधी बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान, उपयुक्त विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था, मनोरंजन क्रियाएं, उपयुक्त विद्यालय वातावरण तथा सुविधाएं। ये थी बाल अपराधी बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान। अब बात करते हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। इसकी विशेषताएं 3 वर्गों में बांटी गई हैं। बुद्धि, शैक्षिक निष्पत्ति, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषता, तीसरा व्यवहारिक विशेषता। और इसकी पहचान की 2 विधियां हैं, परीक्षण विधि, गैर परीक्षण विधि। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक के कारण: वंशानुक्रम से जुड़े हुए कारण, जैविक या शारीरिक कारण, सामाजिक वातावरण जन्य कारण। सामाजिक वातावरण जन्य कारण तीसरा कारण है। इसके 7 प्रकार की संवेगात्मक रूप से अशांत बालक के 7 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन देख लेते हैं? चिंता मनोविकारी रूप से ग्रस्त बालक, दूसरा व्यवहार जन्य विकारों से ग्रस्त बालक, मनोदैहिक विकारों से ग्रस्त बालक, अवसाद से पीड़ित बालक, व्यक्तित्व विकारों से पीड़ित बालक, दुर्भितियों के शिकार बालक, सातवां मनोविकृतियों के शिकार बालक। इसकी परीक्षण विधियों को प्रविधियों को समझते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं विधियाँ? रोडसर स्याही धब्बों का परीक्षण, टैट एंड कैट, कैलिफोर्निया साइक्लोनिकल इन्वेंट्री, वेल्ज एडज स्टेटमेंट इन्वेंट्री। और गैर परीक्षण में आक्रामक व्यवहार, प्रत्याहार, अत्यधिक क्रियाशील, शैक्षिक निष्पादन, अपरिपक्व व्यवहार। इसका उपचारात्मक उपाय देखते हैं। व्यवहार चिकित्सा, मनोगत्यात्मक चिकित्सा, परिवार चिकित्सा, सामूहिक चिकित्सा। प्रतिभाशाली बालक के बारे में अब देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक की IQ यानी बुद्धि लब्धि जो होती है औसत से बालक के जो सामान्य बालक होते हैं उनसे बहुत अधिक होती है। टर्मन के अनुसार इनका IQ लेवल 140 से ऊपर होता है। प्राचीन समय में ग्रीक व रोमन में प्रतिभाशाली बालक के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। हेरिडिटी जीनस ये गाल्टन ने लिखा है और द मैन ऑफ जीनियस लेब्रोसो ने 1891 में। साइमन बी ने IQ टेस्ट 1905 में सबसे पहले किया था और स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि पैमाना 1916 में। और प्रतिभाशाली बालक की विशेषता धनात्मक और ऋणात्मक। प्रतिभाशाली बालक की पहचान, व्यवहारिक संकेत, अध्यापक स्केल जो रेंजियूली 1971 में 4 वर्गों में बांटा था अध्यापक स्केल को। अधिगम संबंधी विशेषता, नेतृत्व संबंधी विशेषताएं, अभिप्रेरणा संबंधी विशेषताएं, चौथा सृजनात्मक विशेषताएं। और प्रतिभाशाली बालक के कारण देख लेते हैं। समायोजन की समस्या, मनोवैज्ञानिक असुरक्षा, सामाजिक विकास में बाधा, लापरवाही व हवाई कीले, बुद्धि का अनुचित
उपयोग, अभिमान का विकास, कार्य करने की क्षमता। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। गलाघर 1981 ने 2 मुख्य विशेषताएं सुझाए हैं। अनुशासनात्मक ज्ञान में श्रेष्ठ होना, ह्यूरिस्टिक कौशल का प्रयोग करने जिसमें समस्या समाधान, सृजनात्मकता और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग आदि शामिल है। अब बात करते हैं समृद्ध बालक, टैलेंटेड चिल्ड्रेन। इनकी शैक्षिक उपलब्धि उच्च कोटि की होती है। इनकी पहचान को देखते हैं। आसानी से सीखना, मौलिक चिंतन की योग्यता, कठिन कार्यों में रुचि, रटने की अपेक्षा समझने पर रुचि, कल्पनाशीलता, संवेगात्मक स्थिरता, उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। अब बात करते हैं मंद अधिगामी बालक। इन ग्राम ने शैक्षिक रूप में मानसिक मंदिता माना है मंद अधिगामी बालक को। इसका IQ लेवल 75 से 90 के बीच में होता है। बुद्धि लब्धि 75 से 90 के बीच। मंद अधिगामी बालक सीखने की गति धीमी होती है, योग्यता भी सीमित होती है। इसकी 3 विशेषताएं: शारीरिक अस्मृति का अभाव, असुरक्षा का अभाव। मंद अधिगामी बालक का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। मंद अधिगामी बालकों की पहचान को देखते हैं। कैसे कैसे इनका पहचान किया जा सकता है, किन आधारों पर, किन किन विधियों के द्वारा। निरीक्षण विधि, एकल अध्ययन विधि, डॉक्टरी परीक्षण, शैक्षिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा मंद अधिगामी बालकों की पहचान की जा सकती है। अब मंद अधिगामी बालकों के कारण को समझते हैं। इसके 4 कारण हैं। पहला, आर्थिक परिस्थिति यानी कि गरीबी। दूसरा, पारिवारिक सदस्यों का मानसिक स्तर। तीसरा, संवेगात्मक घटक। चौथा, व्यक्तिगत घटक। अब बात करते हैं मंद अधिगम बालक की समस्या। ये 5 प्रकार से इनकी समस्याएं हैं। ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, भाषा या वाणी की समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, दृष्टि व व्यवहारिक समस्याएं, सामाजिक व संवेगात्मक समस्याएं। सुधार की प्रक्रिया को 3 प्रक्रिया बताया गया है: सुधारात्मक अनुदेशन, स्वस्थ वातावरण, सामयिक चिकित्सक। इस वीडियो में हमने पूरा 109A के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को समझ लिया है।